हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन एंड माई सेल्फ देवेश मिश्रा। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट जीएसटी एंड कस्टम लॉ, जो कि सेमेस्टर 6 की बुक है। आप लोगों को पता है, सेमेस्टर 6 में एक बुक है जीएसटी एंड कस्टम लॉ, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, रेगुलर में है, एसएल में है। अगर आप पढ़ रहे हो एसएल ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपके पास सेमेस्टर 6 में अगर ये बुक है तो आपके लिए सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम जीएसटी के सारे चैप्टर्स को लाइन वाइज इजीली कवर करवा रहे हैं वीडियो के थ्रू। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज ऑफ जीएसटी। जीएसटी कैसे कैसे चार्ज किया जाता है और जीएसटी किस किस पर चार्ज किया जाता है। और इस चैप्टर की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जिस बच्चे ने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, तो जाके डिस्क्रिप्शन से सारे चैप्टर्स की वीडियो पहले वाली वॉच कर लेना। और अगर किसी को इस बुक के नोट्स बाय करने हैं तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है और मैंने बोर्ड पर भी वो मेंशन कर दिया है। तो इस नंबर पे जाके आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ बुक के। सारे बुक के नोट्स रेडी हो चुके हैं, अगर आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मिनिमम प्राइस 150-130 रुपीज है, जो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को बाय कर सकते हो। और जो नहीं करने चाहते, जिनको लगता है वीडियो से कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो से करो, आराम से सारा कुछ सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, चार्ज ऑफ जीएसटी। पहला पॉइंट आता है कमोडिटीज आउटसाइड द पुरव्यू ऑफ जीएसटी। कह रहा है कि कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं जिनको पुरव्यू में रखा गया है जीएसटी के अंदर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। तो पहली चीज है जिसका नाम है ए, परमानेंट एक्सक्लूजन। देखो ये जो बुक है, ये जीएसटी की ही बुक है आपकी, जो मैं करा रहा हूं। ठीक है, पहला पॉइंट आता है परमानेंट एक्सक्लूजन, जो कि आर्टिकल नंबर 366, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। आर्टिकल नंबर 366 और सेक्शन 12 और क्लोज यहाँ पर है ए। तो क्लोज ए के अंदर लिखा है पुरव्यू, मतलब कह रहा है कि वो गुड्स या वो सारी सर्विसेज जो जीएसटी के अंडर आती है और जिनको टैक्सेबल अप्लाई होता है। बट ये गुड्स एंड सर्विसेज की एक अलग कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये जो होती हैं ये अल्कोहलिक लिक्विड या ह्यूमन कंजप्शन जैसी चीजें होती हैं। और मैंने आपको, अगर प्रीवियस मेरा वीडियो लेक्चर आपने देख रखा है, तो मैंने उसमें बताया था कि जो अल्कोहलिक ह्यूमन कंजप्शन या ह्यूमन लिक्विड होती है, तो इन लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज की लिस्ट में रखा जाता है, बट एक अलग से सेपरेट लिस्ट में रखा जाता है। ठीक है, अगली आती है उसके बाद टेम्परेरी एक्सक्लूजन। टेम्परेरी एक्सक्लूजन क्या होता है? देखो, परमानेंट एक्सक्लूजन होता है जिनके ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज नहीं होता। टेम्परेरी एक्सक्लूजन होता है जहां पर एक टेम्परेरी तौर पे कुछ टाइम के लिए जीएसटी चार्ज नहीं होगा, बट करा जाता है। तो टेम्परेरी एक्सक्लूजन के अंदर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि टेम्परेरी एक्सक्लूजन में वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं जिस पर जीएसटी चार्ज होता है। पहला आता है पेट्रोलियम क्रूड। पेट्रोलियम क्रूड, क्रूड यानी कि एक लुब्रिकेंट जैसा होता है, तेल जैसा होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, जो मशीनों वगैरह में यूज किया जाता है। उसके नीचे आता है हाई स्पीड डीजल। थर्ड आता है मोटर स्पिरिट। मोटर स्पिरिट को पेट्रोल ही बोलते हैं, पेट्रोल ही एक तरीके का ही कह रहे हैं। उसके बाद नेचुरल गैस और लास्ट है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। एविएशन टर्बाइन फ्यूल वगैरह, ये जो 5 चीजें हैं, इनको टेम्परेरी एक्सक्लूजन में रखा गया है, यानी इस पर जीएसटी चार्ज होता है कुछ सेक्शन में और कुछ केसेस में नहीं होता। और जो मैंने परमानेंट एक्सक्लूजन बताए, उन पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। ठीक है, आगे लिखा है हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ जीएसटी टू बी लीविड। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि जो जीएसटी है वो लगाया जाए या नहीं लगाया जाएगा। तो ये जो अगला पॉइंट है, इसके अंदर मैंने 4 नाम लिखे हैं। एक होता है सेंट्रल टैक्स, दूसरा होता है स्टेट टैक्स, तीसरा होता है यूनियन टेरिटरी टैक्स और चौथा होता है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो चारों का काम क्या है पहले ये समझते हैं। सेंट्रल टैक्स जो है, यानी कि जहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्क करता है, ये 2017 के एक्ट में आता है। दूसरा आता है स्टेट टैक्स। स्टेट मतलब जहां आप दिल्ली में रह रहे हो, जैसे एक स्टेट है, तो स्टेट वाइज जो टैक्स लिया जाता है 2017 के अंदर आर्टिकल जो बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको स्टेट टैक्स नाम दिया गया है। अगला आता है यूनियन टेरिटरी टैक्स। जैसे आप लोगों को पता है, अपनी यूनियन टेरिटरी 7 होती है, जैसे कि चंडीगढ़ और दिल्ली, दमन एंड दीव और अंडमान निकोबार। तो इस तरीके से जो यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी, तो ऐसी जो यूनियन टेरिटरी है, तो उन पर जो टैक्स चार्ज किया जाएगा माल सप्लाई करने पे या फिर लेने पर, उसको हम बोलेंगे यूटी टैक्स। फिर आता है इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड टैक्स मीनिंग आईजीएसटी से है। आईजीएसटी का मतलब होता है कि जब आप एक
स्टेट से माल को भेज रहे हो किसी दूसरे अदर स्टेट में, या एक जगह से आप दूसरी कंट्री में माल भेज रहे हो, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, मींस IGST। और अगर सेम जगह से आप सेम स्टेट में कोई भी डीलिंग कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सर्विसेज देना, ठीक है। और उसमें हमारा CGST और SGST चार्ज होता है, समझे। आगे लिखा है उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई का जो सेक्शन है वो है 7 ऑफ द IGST एक्ट। कह रहे हैं इंटरस्टेट सप्लाई जो होती है ये कैसे होती है, पहले आप नाम से ही पता कर लो। जो इंटरस्टेट सप्लाई है ना, जो सेक्शन 7 के अंदर आ रही है इंटरस्टेट सप्लाई, इसका मतलब होता है आप ऐसी सप्लाई कर रहे हो जहां पर आप एक स्टेट से माल को दूसरे स्टेट में भेज रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिल्ली है और दूसरी जगह है कर्नाटका, ठीक है। आप कर्नाटका में दिल्ली से माल भेज रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर जो चार्ज होगी वो GST कौन सी होगी, यहाँ होगी IGST चार्ज। सेक्शन नंबर 7 पर IGST चार्ज होगी। अब इसमें जो पहला पॉइंट है वो आता है टू डिफरेंट स्टेट्स। जो ये GST चार्ज होती है ये दो डिफरेंट स्टेट्स पर लगाई जाती है। और दूसरा होता है टू यूनियन टेरिटरी में ये चार्ज होती है। कहां पर, दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो या दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स हो, तब वहां पर ये GST चार्ज करी जाती है। फिर आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, जहां पर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो किसी भी जगह से। इसमें लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे हो किसी दूसरी अदर कंट्री से गुड्स को इंडिया में, अक्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया। और आप क्रॉस करके कस्टम फ्रंटियर्स इंडिया ला रहे हो किसी भी गुड्स को जो कि बाहर से है, तो ऐसे गुड्स को इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोला जाता है। और उसके बाद लिखा है यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसको किसके अंदर रखा जाएगा, इसको इंटरस्टेट ट्रेड या कॉमर्स के अंदर रखा जाता है। अब इंटरस्टेट ट्रेड का मतलब क्या होता है, भाई बाहर से थोड़ा शोर आ रहा है उसको इग्नोर करना। तो इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। इंटरस्टेट ट्रेड यानी कि आप जब गुड्स की सप्लाई करते हो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप एक देश से दूसरे देश में, या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब सप्लाई करते हो उसको इंटरस्टेट बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। अगर आप किसी भी सर्विसेज को एक स्टेट से अपने स्टेट में यानी इंडिया में मंगा रहे हो, या आप किसी फॉरेनर स्टेट से आप इंडिया में कोई सर्विसेज मंगा रहे हो, इसको बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। कोई भी तरह की सर्विस अगर आप ले रहे हो वहां से इंपोर्ट कर रहे हो। और इसमें बाकी लिखा है कि इसको भी इंटरस्टेट ट्रेड या फिर ई कॉमर्स में शामिल किया जाएगा, कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो आगे अगला पॉइंट आता है, अब जब हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ अगला पॉइंट अब हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई के एग्जांपल्स बताता हूं आपको क्या होते हैं। पहला होता है सप्लायर इज एन अंडमान, यहाँ पे H लिख दिया गलती से, ये A है, ठीक है। सप्लायर जो है वो अंडमान में है, यूनियन टेरिटरी में है, एंड जो सप्लाइड हो रहा है माल वो कहाँ जा रहा है, वो कर्नाटका जा रहा है। तो अंडमान से यानी कि जो यूटी है वहां से अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है, कहां पर, अंडमान से सप्लाई हो रही है कर्नाटका में, इसको बोला जाएगा यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होती है उसको बोलते हैं अंडमान सप्लाई। फिर उसके बाद आता है गुड इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। अब जैसे कोई भी गुड है जो कि इंपोर्ट हुआ है रशिया से, अब जब कोई भी गुड इंपोर्ट हुआ होगा रशिया से या किसी फॉरेन कंट्री से, तो उस जगह भी हम इसको बोलेंगे कि इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, ये सेक्शन नंबर 8 में एक्ट नंबर 2017 में लिखा था। इंट्रास्टेट सप्लाई यानी कि जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना होकर सेम स्टेट में ही हो, तब उसको इंट्रास्टेट बोलेंगे।
अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखो इंट्रा स्टेट में होता है, जैसे कि दिल्ली से कोई भी सप्लाई बनी, दिल्ली से मैंने यहां से कोई सप्लाई करी और दिल्ली के ही किसी लोकल एरिया में सप्लाई जा रही है, या मेरी सर्विसेज दिल्ली से लेकर आजादपुर जा रही है, दिल्ली से मेरी गाजियाबाद जा रही है, नोएडा जा रही है, ठीक है। तो ऐसी जगह जब जाती है, वो अगर सेम स्टेट में है, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी सेम स्टेट है और लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो सप्लायर है वो भी उसी स्टेट में है, यानी उसी सिटी में या उसी कंट्री से है, तो उसको बोलेंगे सेम स्टेट सप्लाई। जैसे सिटी या स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है दिल्ली से दिल्ली ही, कोई भी एग्जांपल, चंडीगढ़ से चंडीगढ़, ठीक है, पंजाब से पंजाब, अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो, पंजाब से ही सप्लाई हो रही है, पंजाब में ही किसी एरिया में हो रही है, तो वो होगी इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगला पॉइंट आता है सप्लाई इन टेरेस्ट्रियल वाटर, सेक्शन नंबर 9 IGST, ठीक है। सप्लाई इन टेरेस्ट्रियल वाटर, देखो टेरेस्ट्रियल वाटर का मतलब क्या होता है, टेरेस्ट्रियल वाटर एक प्लेस है जहां पर सप्लायर सप्लाई करता है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वाटर ना एक समुद्र जैसे है, ये आप ऐसा सपोज करो ये समुद्र है, ये समुद्र का बीच का मिड पॉइंट है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल वाटर, आप यहां से सप्लाई बनी है, भाई पागल खाने के आसपास है हमारा घर थोड़ा सा, तो इग्नोर कर दो। सुनो, अब क्या है कि ना यहां पर इस जगह पर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल वाटर मतलब समुद्र के बीच में। अब यहां पर जब सप्लाई होगी टेरेस्ट्रियल वाटर में, ये सेक्शन नंबर 9 IGST लगता है यहां पर, और सप्लाई जब होगी तो सप्लायर और सप्लाई दोनों टेरेस्ट्रियल वाटर के आसपास होगी। अब यहां पर मान लो लोग रह रहे हैं, यहां पर क्या है कि लोगों की बिल्डिंगें बनी है, ये बिल्डिंग है, लोग रह रहे हैं। अब ये जो समुद्र है, आपने देखा होगा समुद्र में लहरें जाती है, जब लोग बीच पे जाते हैं ना साइड में, तो वहां मिट्टी होती है, रेत होती है, और पानी ना ऐसे लहर मारता है, पैरों तक आता है, फिर वापस चला जाता है, आता है वापस चला जाता है। तो जब वो पानी जिस एरिया तक, मान लो ये पानी जो है समुद्र के इस किनारे तक आ रहा है, ठीक है, पानी इस किनारे तक आ रहा है, और कभी कभी हवा तेज आती है तो पानी यहां तक आ जाता है, तो जिस किनारे तक लहर जो है पानी को जिस किनारे तक ला रही है, ये जो लाइन बन जाती है, एक लाइन सी बन जाती है ना कि पानी यहां तक आ रहा है बार बार, है ना, तो उस लहर की लाइन जो होती है उसको हम बोलते हैं, एक वर्ड दिया गया उसको कोस्टल, क्या वर्ड दिया गया उसको, कोस्टल। तो यहां पर जो है कोस्टल सप्लाई है, यहां पर क्या है कि कोस्टल स्टेट में आपकी जो यूनियन टेरिटरी है, टेरेस्ट्रियल सप्लाई मतलब ये जो कोस्टल है यहां से सप्लाई करी जा रही है, या यहां तक वो एरिया है जहां पर सप्लायर खड़ा होगा। और कोस्टल कौन सा होना चाहिए भाई, कोस्टल ज्यादा दूर वाला नहीं होना चाहिए, जो बेस लाइन से, जो आपकी यूनियन टेरिटरी से सबसे नजदीक में पड़ेगा ना, उसको हम बोलेंगे कि यूनियन टेरिटरी का ये टेरेस्ट्रियल वाटर सप्लाई का पॉइंट है। उस पॉइंट को बोलेंगे हम कि ये टेरेस्ट्रियल वाटर सप्लाई का पॉइंट है। और उस पॉइंट को कैसे मापा जाएगा, तो ये होना चाहिए ज्यादा नहीं 12 न्यूटिकल्स माइल, कितना है 12 न्यूटिकल्स माइल होना चाहिए। और अगर मैं नॉर्मल शब्दों में बोलूं, ये जो लहर है, जिस जगह पर सबसे पास लहर बन रही होगी ना, सबसे नजदीक जो इस टेरिटोरियल से पॉइंट से लहर बनेगी, उसको हम बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने यहां लिखा इट इज डीम्ड टू बी ए कोस्टल स्टेट वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड, जहां पर सबसे नियरेस्ट अप्रोप्रिएट लाइन जो है वो लोकेटेड होगी, या जहां पर पानी की सबसे पहली लहर जहां बनेगी, सबसे नजदीक में जहां लहर बनेगी, उस जगह पर सप्लायर का पॉइंट माना जाएगा कि ये है सप्लाई का पॉइंट, ठीक है। और उसकी मैंने लेंथ आपको बता दी कि कितना एरिया हो सकता है, तो 12 न्यूटिकल्स माइल बोला जाता है इसको। जैसे कि मान लो 20 किलोमीटर है तो 20 किलोमीटर कहलाएगा मेरा, ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करके बताऊं तो ये 12 न्यूटिकल्स माइल में इसको बोला जाता है। समझ आया? तो ये था हमारा सप्लाई इन टेरेस्ट्रियल वाटर। अब हम बात करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन इन जीएसटी सेक्शन 9। अब हम जैसे सेक्शन 9 पढ़ रहे थे, अभी मैंने आपको सेक्शन 9 के बारे में थोड़ा बताया था। सेक्शन 9 के अंदर जब हम जीएसटी चार्ज करते हैं ना, तो इसके अंदर 3 अलग अलग सेक्शन है और सब सेक्शन को बांटा गया है। पहला आता है सेक्शन 9 और सब सेक्शन 1 और सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। ये जो सब सेक्शन 1 और 2 है ना, इन दोनों सब सेक्शंस को फॉरवर्ड चार्जेस में इंक्लूड किया जाता है। इसको क्या बोला जाएगा, फॉरवर्ड चार्जेस इन पे लगता है। दूसरा सेक्शन 9 और सब सेक्शन 3 और सेक्शन 9 और सब सेक्शन 4, यानी कि 3 और 4 जो है, ये दोनों सेक्शन रिलेटेड होते हैं रिवर्स चार्ज से, रिवर्स चार्ज। और 1 और 2 किससे रिलेटेड होगा, तो सेक्शन 9 का 1 और 2 सब सेक्शन रिलेटेड होता है फॉरवर्ड चार्जेस से, और सेक्शन 3 और 4 जो होता है वो होता है रिवर्स चार्जेस से रिलेटेड। तो अभी मैं आपको 1 और 2 के अंदर बता देता हूं क्या क्या चीजें आने वाली है और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी। अब बुक में ये मेंशन है कि जो सेक्शन
9 है और सबसेक्शन 1 है, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करी जा रही है जो कि ह्यूमन कंजप्शन लिक्विड है, ठीक है, जहां पर अल्कोहल वगैरह की कंजप्शन हो रही है, ह्यूमन कंजप्शन, तो ये ऐसी चीजें जो है सेक्शन 9 और सबसेक्शन 1 के अंदर डाली जाती है और इन पर जो है जीएसटी का एक अलग से अमाउंट जो है वो चार्ज किया जाता है। और इसी तरीके से सेक्शन 9 और सबसेक्शन 2 जो कि फॉरवर्ड चार्जेस के अंदर ही आता है, ये भी इसके अंदर बताया गया है कि जितने भी डीजल है, पेट्रोल है और क्रूड ऑयल है जो कि मैंने यहाँ पर पढ़ाए थे, ये जो सारे हैं ये आते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 के अंदर। फॉरवर्ड चार्जेस इन पर भी काउंट किया जाता है। तो किन किन पर? एक तो इन पांचों पे फॉरवर्ड चार्जेस कैलकुलेट किया जाएगा, ये सेक्शन 9 और सबसेक्शन 2 में आएंगे ये पांचों। और जो ऊपर वाला है जिसमें मैंने अल्कोहल का पढ़ाया था, ये सेक्शन 9 के अंदर आता है, सेक्शन 9 और 1 के अंदर आता है, तो इस पर भी फॉरवर्ड चार्जेस कैलकुलेट किया जाएगा, समझे। अब आ जाते हैं सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 और 4 हमें बताता है कि रिवर्स चार्ज जो है वो कब पे किया जाएगा, रिवर्स चार्ज कैसे पे किया जाएगा, रिवर्स चार्ज के ऊपर ये सेक्शन, तो इसमें लिखा है सेक्शन 9 और सेक्शन 9 3 और 4 जो है दोनों के दोनों तरह के जीएसटी के एक रिवर्स चार्ज माने जाते हैं, जहां पर एक रिसिपिएंट जो होता है वो लाइबल होता है टैक्स को पे करने के लिए जीएसटी काउंसिल को। तो यहाँ पर सेक्शन रिवर्स चार्ज जो होंगे इसमें कौन पे करेगा टैक्स, यहाँ पर रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा और रिसिपिएंट लाइबल होगा टैक्स को पे करने के लिए किसको, गवर्नमेंट को। अगर मान लो मैं एक माल है अपना वो भिजवा रहा हूं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टर के जरिए, तो ट्रांसपोर्टर यहां पर लाइबल होगा कि ट्रांसपोर्टर जो है वो अपना यहां पर फाइल करे, अपना टैक्स वगैरह फिल करे। अगर बाई चांस ट्रांसपोर्टर यहां पर जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो वो जो टैक्स है गवर्नमेंट को पहले ट्रांसपोर्टर जो भरता था अब वो रिवर्स हो जाएगा, वो किस पर हो जाएगा, मेरे ऊपर। वो टैक्स का पैसा जो ट्रांसपोर्टर लेता था वो अब मुझे पे करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट जाऊंगा गवर्नमेंट को पे करूंगा। ये होता है रिवर्स चार्ज, कि वो टैक्स जो है वो रिवर्स हो गया, बर्डन जो है शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, रिसिपेंट के ऊपर। तो रिसिपेंट लाइबल होगा पे करने के लिए, ठीक है। तो ये आता है सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के अंदर रिवर्स चार्ज, समझे। तो ये होता है हमारा चार्ज सेक्शन जीएसटी सेक्शन 9। अब हम इसके बाद आगे बात करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9 और सब सेक्शन नंबर 5 जिसमें हम ईसीओ को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। और भाई अगर बहुत ज्यादा, मेरे को पता है वैसे तो नॉइस बाहर से आ रहा है, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा गेट बंद करा तो रोशनी कम आएगी फिर आपको दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा इग्नोर करके चलना उसको, ठीक है। वैसे तो पूरा ऐसे निकल ही गया मेरे को पता है, बाकी कॉन्सेंट्रेट करना कि मेरी आवाज पे आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो अभी मैं इसको लिखवाता हूँ ईसीओ को, पहले आप इसको उतारो। वाले हैं भाई अगला टॉपिक। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ईसीओ क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ईसीओ मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर में यानी कि एक इस तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप नंबर ऑफ सर्विसेज ले सकते हो, जहां पर आप बहुत सारे गुड्स मंगवा सकते हो जहां से, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। तो आप जोमेटो स्विगी पे जाओगे तो वहां पर बहुत सारे नंबर्स ऑफ रेस्टोरेंट्स की लिस्ट दिख जाएगी, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया किचन होंगे जहां पर आपको खाना दिखेगा। वहां से जाके आप किसी भी बेस्ट रेस्टोरेंट का रेटिंग देख के खाना ऑर्डर कर सकते हो। वहां जब आप खाना ऑर्डर करोगे तो जो पैसा कटेगा आपका ऑनलाइन के थ्रू कटेगा, वो जो पर्सन बैठा है जो ऑनलाइन आपका पैसा काट रहा है, जो होटल वाले तक पैसा पहुंचा रहा है, ये पूरा जो प्रोसीजर संभालता है इसको ईसीओ बोलते हैं। ये सारा क्या कौन हैंडल करता है, ईसीओ। और जो ऑनलाइन कमाई कर रहा है, जो एप्लीकेशन वाला, जहां पर बहुत सारे लिस्टेड हैं होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, वो लोग जो है अपना पैसा यहीं से निकालते हैं, उनको भी ये पैसा देता है। और ऐप वाला जो है वो खुद लाइबल होता है टैक्स पे करने के। जो ईसीओ होता है, ये जो पर्सन है, ये जो बॉडी है ईसीओ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो बनाया गया है, तो ये जो है लाइबल भी होता है कि ये गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करे, क्योंकि ये कमा रहा है तो इसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो ईसीओ क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है जो कि अंडर सेक्शन 9 और सब सेक्शन 5 के अंदर आता है। एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सर्विसेज देता है, जो लोगों को गुड्स बेचता है, और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज ये देता है और जो पैसा आप पे करते हो जिसके बदले, वो पैसा खुद कुछ रखता है, कुछ आगे जिसका वो गुड्स एंड सर्विस है उसको बेचेगा, और उसमें से उसको टैक्स भी पे करना पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि ईसीओ जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है और इसके थ्रू ये सर्विसेज को भेजता है लोगों तक।
ये क्या करता है, सर्विस सप्लाइड करता है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक, ठीक है। लिखा है ईसीओ मीन्स एनी पर्सन हु ऑपरेट एंड मैनेज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी। कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा पर्सन मान लो इसको, या एक ऐसी बॉडी मान लो, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म मान लो जो मैनेज भी करता है और जो ऑपरेट भी करता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज को, जहां पर आप डिजिटली चीजों को मंगाते हो, आप डिजिटली हर काम करते हो, ठीक है। जिसमें आप प्लेटफॉर्म्स आपको ऐसे मिल जाते हैं बहुत सारे, जहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, कॉमर्स की सर्विसेज वगैरह आपको मिलती है, ठीक है भाई। हाँ, तो आगे लिखा है उसके बाद नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 95 बाय गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो ईसीओ प्रोवाइड करता है लोगों तक, और उसके बदले में गवर्नमेंट उससे टैक्स चार्ज करती है। तो इसको ना आपको मैं समझाऊंगा, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको ना एक किस्सा सुनाता हूँ, उससे आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार एक लड़का है जिसका नाम है देव। हाँ, तो ये मेरे से थोड़ा साउंड कर रहा है ना, मिलता जुलता। तो एक लड़का होता है जिसका नाम होता है देव, ठीक है। अब देव जो है वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और उसको कहीं जाने का होता है। तो देव जो है आगे जाने के लिए ओमनी बस या फिर वगैरह ट्रेवल्स वगैरह या कोई भी ऐसी सर्विसेज हायर करता है, रैपिडो वगैरह, जिससे वो पहुंच सके एक जगह से दूसरी जगह। तो देव थका होता है, इसलिए वो क्या बुक करता है, एक रैपिडो बाइक। अब वो रैपिडो बाइक बुक कर लेता है। अब वो पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे, यानी वो पहुंच जाता है अपने होटल में। तो वो पहुंच जाता है अपने होटल में, यानी कि ओयो होटल में। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये भी। अब वो होटल में पहुंचता है। अब होटल में ना थोड़ा थक गया होता है, सोचता है मैं नहा के ना थोड़ा पहले फ्रेश हो लेता हूँ। अब वो जैसे ही नहाने जाता है, पता क्या होता है, अब वो जैसे ही नहाने जाता है ना भाई, वहां का टैप खराब हो जाता है, टूटी टूट जाती है, जो टूटी है ना नल जिसको बोलते हो टैप, वो खराब हो जाता है। तो यहां पर अब होटल मैनेजमेंट वाले जो होते हैं वो आते हैं, प्लम्बर वगैरह भेजते हैं होटल वाले, वो आते हैं और वो उसको ठीक करके जाते हैं। अब वो उसको ठीक करके जाते हैं तो वो नहाता है, और नहाने के बाद आराम से बैठा होता है। तब उसको लगता है कि यार मेरे को बड़ी भूख लग रही है, तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा खाना ऑर्डर कर लेता हूँ। फिर वो ऑर्डर करता है स्विगी से कुछ, क्या ऑर्डर करता है, खाना, ठीक है। स्विगी से क्या ऑर्डर करता है, खाना। अब यहाँ पर जब वो खाना ऑर्डर कर लेता है तो वो रेस्टोरेंट की सप्लाईज वगैरह देख लेते हैं, और इसके बाद वो आराम से सो जाता है। अब इस मोरल ऑफ द स्टोरी से, इस किस्से से आपको क्या समझ आया कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी डिजिटली वर्क कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली है, जैसे मैंने बताया था रैपिडो बाइक, ये क्या होता है, ये किसके अंडर आता है, तो ये आएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर से रिलेटेड, ठीक है। अब ये जो बाइक ला रहे हैं रैपिडो वाले, ये सर्विसेज दे रहे हैं। अब ये जो सर्विसेज आ रही है ये ट्रांसपोर्टेशन बाय ओमनी बस है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बाय ओमनी बस, और इसी तरीके से जैसे रैपिडो है और भी बहुत सारी ऐसी है। तो उनसे आप लिंक करके देख सकते हो कि जो पैसेंजर है हमारा वो किसके थ्रू जा रहा है, एक ऑनलाइन रैपिडो या कैब बुक करके वो ऑनलाइन डिजिटली तौर पे जा रहा है, ठीक है। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा, कहाँ पे पहुंचा, वो होटल में पहुंचा। अब वो होटल में पहुंचा, होटल में वहां पे उसने होटल बुक करा ओयो, वहां पे उसने फैसिलिटी देखी, ये भी उसने ऑनलाइन बुक करा। अब उसने देखा कि जब मैं नहाने पहुंचा उसका टैप खराब हो गया था, नल खराब हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, टूट गया था, थोड़ा लीकेज कर रहा था। अब वो जो नल है उसको ठीक करने के लिए कौन आया, उसको ठीक करने के लिए कांताबाई आई। कौन आई, कांताबाई। कांताबाई क्या करती थी, हाउसकीपिंग करती थी। कांताबाई ने नल ठीक कर दिया। हाउसकीपिंग कैसे हुआ, ऑनलाइन हुआ भैया, हाउसकीपिंग भी हो गया। हाउसकीपिंग का सेक्शन नंबर आता है 22, जो कि 1 आता है, कांताबाई ने बताया। फिर हाउसकीपिंग होटल्स जो है ये भी सेक्शन नंबर 22(1) में आता है, क्योंकि दोनों सर्विसेज रिलेटेड है। कांताबाई पहले नल ठीक करने वाली आई बन गई। फिर थोड़ी देर बाद गया तो रिसेप्शन पे भी कांताबाई बैठी थी, 2-3 काम संभाल रही है कांताबाई, ऐसे मल्टीटास्कर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब उसको भूख लगने लग गई। अब उसने खाने के लिए ऑर्डर किया, जैसे ही डिलीवरी करने कौन आया, कौन आया, समझ गए, कांताबाई। अब यहाँ पर होटल की जो रेस्टोरेंट की सप्लाई है उसने वो भी देख ली, वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करी। उसने कॉल करा, हेलो 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 मुझे खाना चाहिए, खाना पहुंचा दिया गया। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं, कहने का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बाय ओमनीबस हो गया, एकोमोडेशन ऑफ होटल्स हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, रेस्टोरेंट सप्लाईज हो गया, ये सारी सर्विसेज किसके थ्रू चल रही है, कौन से प्लेटफॉर्म के जरिए चल रही है, ये ईसीओ के जरिए चल रही है। ईसीओ क्या कर रहा है, इन सबको मैनेज कर रहा है। ईसीओ इनको मैनेज करता है। अब जो पैसा ईसीओ रखता है वो रखता है, उसके बाद वो कुछ पैसा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स के रूप में पे करता है, लाइबल होता है वो पे करने के लिए, ठीक है। और ईसीओ कहता है कि अगर आपने किसी भी एक यूनियन टेरिटरी के अंदर खर्चा किया है,
अगर आपने किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर खर्चा कराया या किसी आपने इंटरस्टेट सप्लाई में कराया, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरस्टेट सप्लाई करिए या कोई भी सप्लाई करिए गुड्स या सर्विसेज बाय ईसीओ, तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की सारी दिक्कत जो है वो किसके ऊपर हो जाएगी, बर्डन शिफ्ट किसके ऊपर होगा, ईसीओ के ऊपर, ना कि आपके ऊपर, ना कि वो जो लास्ट जो जैसे मैंने मान लो स्विगी से ऑर्डर करा, तो स्विगी में जो किचन वाला है, जो होटल वाला है, जो रेस्टोरेंट वाला है, जिसको मैं खाना बनाने को बोल रहा हूँ, वो भी टैक्स नहीं पे करेगा, टैक्स मैं भी नहीं पे करूंगा। हम पैसा दे रहे हैं ईसीओ को, ईसीओ जो मिडल मैन है, जो ऑपरेट कर रहा है चीजें सिस्टम, ये लाइबल होता है टैक्स पे करने के। अगर वो टैक्स नहीं पे कर रहा तब उस जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिससे आप सर्विस ले रहे हो, जिससे आप सर्विस ले रहे हो ना, वो बंदा जो है वो टैक्स पे करेगा। यहां पर उसकी गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाती है कि वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। जब ईसीओ नहीं है, अगर ईसीओ है तो ईसीओ करेगा, नहीं तो ईसीओ ने अपने नीचे जिसको अपॉइंट करा होगा टैक्स की रिलेटेड, वो उसको टैक्स पे करेगा। समझे? तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ईसीओ का, जो आपका खत्म होता है यहाँ पर। तो आज हमने चैप्टर नंबर 5 चार्ज ऑफ जीएसटी पूरा समझ लिया है। कल हम एक अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 को लाने वाले हैं, नया चैप्टर आएगा आपका, वो भी आप समझ लेना। इससे पहले के जो चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके वॉच कर लेना, सारी प्लेलिस्ट में पड़ी है, सारे चैप्टर्स उसमें डले हुए हैं, ठीक है। और भाई थोड़ा सा मैं जानता हूँ यहाँ पर नॉइस का बैकग्राउंड है, हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा इतना बेकार है कि थोड़े आसपास के लोग हैं ऐसे अजीब ऑकवर्ड टाइप के जो शोर मचाते हैं जानबूझकर भी, तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, क्योंकि अब जो कोई जानबूझ के करे तो उसको थोड़ी रोक सकते हैं, ठीक है। अब वो इंटेंशनली कर रहा है तो क्या करें, अब अपना काम रुक जाएगा उसके चक्कर में अगर ज्यादा बहस करे तो इसीलिए उसको इग्नोर करके जो मैंने बताया उस पर फोकस करना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। और बाकी छोड़ो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो आप बाय कर सकते हो, इस नंबर पे जाके कांटेक्ट करके आप नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अब आप इसको उतारो, बाय बाय।